हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाई कौशिक सर पे। दोस्तों, आपको पता है हमने एचटेट को लेके एक मुहिम चला रखी है। फ्री ऑफ कॉस्ट एचटेट का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा न्यू एचटेट पैटर्न के हिसाब से, और वो भी संस्कृत का। ठीक है, तो उसमें 5-6 क्लास हम दे चुके हैं, और नेक्स्ट जो क्लास है आपकी वो पेडागोजी भी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की बार बार डिमांड आ रही थी, वीडियो के नीचे कमेंट में भी और अपने ग्रुपों में भी बार बार मैसेज डाले जा रहे थे कि सर संस्कृत तो आप करवा ही रहे हो, मगर अब की बार आपको पता है कि एचटेट ने, या फिर मैं कहूँ भिवानी बोर्ड ने एचटेट के अंदर पेडागोजी का बहुत बड़ा इशू डाल दिया है। जैसे कि आप सीटेट देते थे, वहाँ पे पेडागोजी आपको देखने को मिलती थी, तो आपका जो भाषा का पोर्शन है, संस्कृत का खुद का पोर्शन है, या हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, खुद के पोर्शन में भी आपको सबसे ज़्यादा पेडागोजिकल जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चिंता मत करिए, जैसे कि आप कह रहे थे ना कि ये संस्कृत वाले तो कहीं से मिलते ही नहीं, हिंदी की पेडागोजी मिलती नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी स्टार्ट कर दी गई है, और वो केवल और केवल आपके इस अपने चैनल पर स्टार्ट की गई है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो कि पेडागोजी में होगा क्या दोस्तों। पेडागोजी में सबसे पहले तो आपको भाषा के बारे में पता हो, ठीक है, भाषा के अंगों के बारे में पता हो, उनसे संबंधित जो समस्याएं होती हैं बच्चों को वो पता हो, उन समस्याओं का निराकरण निदान दोनों ही पता हो। तो इस प्रकार के इशू आपके सामने आएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिएगा हम जो कर रहे हैं। सबसे पहले जो भी साथी नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सही प्रकार से आपको जो जानकारी है सही समय पर मिलती रहे। ठीक है, और जो इशू है ना उसको इशू ना बना करके समझने की कोशिश करना। देखिए क्या है कि अधिग्रहण, अधिग्रहण होता क्या है, या अधिग्रहण के सोपान क्या है। भाई जब हम बच्चे को कुछ सिखाते हैं, अब हम डायरेक्ट ही कहें कि बच्चे की प्रतिक्रिया को समझकर, बच्चे की प्रतिक्रिया को समझकर अपने जो भी अनुदेशन है उसके द्वारा जब हम उसके विचारों में, जब उसके व्यवहारों में एक सुलभता, नंबर 1 तो सुलभता, नंबर 2 उत्तरोत्तर परिवर्तन, अर्थात ऊपर की तरफ परिवर्तन, अर्थात उसको कुछ अच्छे तरीके से सिखाना, वो सारा सारा हमारा क्या कहलाता है, वो सारा सारा हमारा कहलाता है अधिग्रहण। अब नॉर्मल शब्दों में सीखिए, समझिए कि जब हम बच्चे को कुछ सिखाते हैं, जब बच्चे को हम कुछ ग्रहण करवाते हैं तो वो अधिग्रहण कहलाता है। मगर उस दशा में बच्चे को कुछ आना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, उत्तरोत्तर था जितना उसको आता था उससे कुछ ज़्यादा और सही दिशा में, जो उसके लिए आसान भी हो और जो उसके लिए सुलभ भी हो। ये शब्द क्यों यूज किए गए, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, कई बार कोई टीचर बच्चे को पढ़ा देता है, बहुत सारा टॉपिक लिखवा देता है, मगर बच्चे को समझ में नहीं आता, तो उसके लिए सुलभ नहीं होता, उसके लिए एक बोझ बन जाता है। तो शिक्षा को बोझ नहीं बनाना। आपको पता है जो हमारी NP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसमें साफ साफ कहा गया है शिक्षा बोझ ना हो। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले जो अवस्थाएं हैं अधिग्रहण की, अधिग्रहण पता चल गया, उसकी अवस्थाएं जो हम पढ़ेंगे वो कौन कौन सी होगी। भाषा के विकास में अधिगम ग्रहण की अवस्थाएं जो हैं, भाषा के विकास में अधिगम ग्रहण की जो अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। क्या, भाषा के, क्योंकि हम बात करें लैंग्वेज की पेडागोजी, तो भाषा का जो विकास होगा उसमें जो अधिग्रहण वो कर रहा है अर्थात सीख रहा है, उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी है। प्रारंभिक ध्वनियों को अधिग्रहण करने की अवस्था, जब बच्चा सबसे छोटा होता है और वो क्या करता है, जो प्रारंभिक ध्वनियाँ होती हैं जो सबसे पहले वो सुनता है, उसको अधिग्रहण, उसको समझने, उसको सुनने और उसको फील करने की, यहाँ पे इसका अभिप्राय क्या है, वो अधिग्रहण करने की जो अवस्था होती है वो प्रारंभिक अवस्था होती है भाषा के अधिगम की, अधिग्रहण की। बात करते हैं दूसरी अवस्था कौन सी होती है, भाषा समझ की अवस्था। जब बच्चे ने अधिग्रहण कर लिया है, किसी भी ध्वनि को सुन लिया है, किसी भी ध्वनि को उचित प्रकार से सुन लिया है, तो वो क्या कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, भाषा को समझ रहा है कि ये जो आवाज़ है, ये ध्वनि जो मैंने सुनी है, उसको समझना कि वो है क्या, किस समय पर आती है, ये ध्वनि हर कैसी परिस्थिति में पैदा होती है। उसके बाद है कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ, जैसे किसी बच्चे ने सबसे पहले जब वो स्कूल में गया, मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझा रहा हूँ, तो उसको पता चला कि हमारे स्कूल में जैसे ही पहली घंटी ख़त्म होती है, पहला पीरियड ख़त्म होता है, पहला जो लेक्चर ख़त्म होता है, तो वहाँ पर घंटी नहीं बजाई जाती, वहाँ पर एक बीप की आवाज़ आती है, पी। तो वो एक बार तो वो सुनेगा उसको ये क्या था, जब टीचर चेंज होगा तो उसको पता चलेगा, ओ
ये तो घंटी जो बीप की आवाज़ लेक्चर ख़त्म होने के लिए आई है। तो सबसे पहले क्या था, अधिग्रहण करने की जो अवस्था थी, तो उसके बाद क्या था, समझ, उसने उसकी समझ बना ली कि ये हर लेक्चर के बाद आ रही है। तो वो समझ गया कि जो बीप की आवाज़ है ना, वो ऐसे ही नहीं आ रही, हर लेक्चर के बाद आ रही है। ठीक है, जैसे हम जब सोए होते हैं तो हमारे जो पास में ट्रेन की आवाज़ आती है, तो जब हम किसी रिश्तेदार के घर पे गए थे तो वहाँ पे सोए, तो ट्रेन की आवाज़ आई, को तो हम उठे, ये क्या हो गया। तो उसने बताया, भाई कुछ नहीं, 5 बजे हर रोज़ ये ट्रेन आती है, तो 5 बजे वाली ट्रेन आई है, इसलिए उसकी ध्वनि आपको सुनाई दे रही है। तो वो अधिग्रहण हो गया कि 5 बजे यहाँ पे एक ट्रेन आती है और ये उसी की ध्वनि है। तो ठीक है, उसके बाद समझ की अवस्था, उसके बाद है निरर्थक शब्दों के उच्चारण को ग्रहण करने की अवस्था। भाई जो निरर्थक शब्द होते हैं उसका उच्चारण, देखो सार्थक शब्द भी होते हैं और निरर्थक शब्द भी होते हैं। हम यहाँ पे निरर्थक की बात करें, शब्दों का उच्चारण भी करना, उसके अर्थ को ग्रहण करने की अवस्था, क्योंकि सार्थक का तो अर्थ ग्रहण वो कर चुका है, वहाँ पे तो वो हो चुका है। अब क्या है, जो निरर्थक शब्द होते हैं उसका, जैसे हमारे हरियाणा की अगर बात करें हम, तो बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़े शब्द हैं। जैसे कोई कहता आपको कि कल आप स्कूल गए थे, ये जो ध्वनि थी, कोई अर्थ नहीं है इसका कोई अर्थ नहीं है। मगर हमारे लिए, हरियाणा के लिए इसका एक अर्थ है कि नहीं गए थे, नकारात्मक शब्द। इसका अर्थ क्या होता है, नहीं के लिए हम ये यूज़ करते हैं ऐसी ध्वनि। और कोई कहता है कि कल स्कूल जाओगे, ये जो ध्वनि थी ये हम हाँ के लिए यूज़ करते हैं, ये निरर्थक, इसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, तो कई बार हम क्या करते हैं, तो ऐसी ध्वनि का प्रयोग करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। तो उसको भी क्या करना दोस्तों, उसको भी, निरर्थक ध्वनि को भी उच्चारण भी करना सीखना और ग्रहण करने की अवस्था। ये कौन सी अवस्था है, तीसरी अवस्था। दोस्तों ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि निरर्थक शब्दों के ग्रहण करने अर्थात उच्चारण की जो अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था है, तीसरी अवस्था है। उसके बाद है बोलने की अवस्था। अब वो क्या करेगा, बोलने की अवस्था पे आएगा, अब वो शुद्ध उच्चारण करने की अवस्था पे आएगा। उसके बाद शब्द भंडारण की अवस्था, अब वो शब्दों का भंडार करने लगेगा, जितने भी शब्द उसने सीखे हैं वो उन सबको एकत्रित करेगा, इकट्ठा करता जाएगा। हमारे पास शब्द भंडार होता है दोस्तों, जिसके द्वारा हम बोलते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं। जितने हमारे शब्द हमारे पास हैं उतने ही शब्दों से बोलते हैं। आपको पता है, मैं कहता हूँ बोलते हैं, बताते हैं, उर्दू वाले बोलेंगे बयां करते हैं, क्योंकि उनके पास जो शब्द भंडार है वो बयां है, शब्द है जो वो बयां है। तो जितने हमारे शब्द होंगे उसके द्वारा ही तो हम बोलेंगे ना, इसीलिए बच्चे को पर्यायवाची शब्द सिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन से रिलेट करना है कि बोलने की जो अवस्था होती है और शब्द भंडारण करने की जो अवस्था होती है, बोलने लगने के बाद वो शब्द एक एक करके भंडारण करने लगता है। ये कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी अवस्था पहले आती है, बोलने की अवस्था या शब्द भंडारण करने की अवस्था। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी की सारी आपको करवाई जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ें बिल्कुल डिटेल से आपको सारी की सारी करवाई जाएंगी, कौन सी पहले होगी, क्या होगी। पहले सुन लीजिए अवस्थाओं के बारे में, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। ठीक है, उसके बाद है शुद्ध उच्चारण की अवस्था। अब जब उसने बोलना सीख लिया है अच्छी तरीके से, शब्द भंडारण, अब आप कहोगे सर बोलना तो यहाँ पे सीख गया, शुद्ध उच्चारण यहाँ पे कैसे। भाई यहाँ पे बीच में एक अवस्था आई है शब्द भंडारण की अवस्था। हम बहुत सारे विदेशी शब्दों को भी सीखते हैं, जैसे बोलना तो हम भी सीख चुके हैं, मगर आज भी हम इंग्लिश के शब्दों को प्रॉपर रूप से शुद्ध नहीं बोल पाते। आज भी हम पंजाबी के शब्दों को शुद्ध नहीं बोल पाते। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास बहुत सी बोलियाँ हैं, जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान में बहुत सारी बोलियाँ, हरियाणा में बहुत सारी बोलियाँ, रोहतक साइड में जाओगे तो वो शुद्ध उच्चारण नहीं करते। जैसे हम कहते हैं कि क्या तुम वहाँ पे जाओगे, अम्बे, ये अम्बे क्या है, ये क्या है, निरर्थक जो शब्द हैं उनको, निरर्थक शब्दों के उच्चारण की अवस्था सीख लिया, मगर उसका सही उच्चारण अम्बे का अगर हम करें तो जैसे वो उच्चारण करते हैं वो हम नहीं कर पाते, या हमारे जो शब्द होते हैं शुद्ध वो नहीं कर पाते। या राजस्थान की बात करें तो ऐसा, तो क्या होगा, शुद्ध उच्चारण की अवस्था। ये 6 की 6 अवस्थाएं होती हैं। तो दोस्तों बिल्कुल जुड़े रहिए, पेडागोजी का एक एक इशू आपको करवाया जाएगा। बस वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि मुझे थोड़ा सा मनोबल मिलता रहे कि हाँ जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सही दिशा में बना रहा हूँ, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से एस्टेट की जितनी भी विषय हैं सबको कवर करवा के पेडागोजी भी कवर करवा देनी चाहिए। ओके दोस्तों, तो देखिएगा नेक्स्ट अवस्था हमारी कौन सी, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।